नगीना बेगम ने मुस्कुरा के मोबाइल फ़ोन कान से हटाया और उसे चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करने लगी। वो इस वक्त किचन के तहाने पे खड़ी थी। सिंक्स में चंद एक मैले कप रखे थे, बाकी किचन साफ सुथरा सा था। काउंटर टेबल के साथ ऊंचे स्टूल पर जियाद बैठा था। ऐनक लगाए वो लैपटॉप खोले कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। मैं इस रोज़ एयरपोर्ट पर माही से मिली। वो सिंक तक आई और नल खोल दिया। फिर स्पंज उठाया, बालों का जोड़ा बांधे कमीज़ की आस्तीन पीछे को चढ़ाए। वो एक जवान और तवाना हाथों लगती थी। कालों में टॉप्स और उंगलियों में अंगूठियों ने उनकी शख्सियत को मज़ीद निखार बख्शा था। माही कौन? ज़ियाद ने बेतवज्जी से जवाब दिया। खड़कती कैटकीज़ की आवाज़ दोनों की गुफ्तगू के दरमियान के वक़्फ़ों में सुनाई देती थी। हुर्रे जहाँ की बेटी, रिश्ते में तुम्हारी सेकंड कज़न लगती है। बल्कि हाँ, समझ गया। क्या हुआ? उसे उसे नहीं, उसकी एक बहन है। मुझे तुम्हारे लिए पसंद आ गई है। वो कप को पानी से गुजारते हुए कह रही थी। उसका नाम कशमाला है, खूबसूरत है, कैरियर भी है, सबसे बढ़कर अपने ख़ानदान की है। मैं फिर से अपना इसरार दोहरा रही हूँ ज़ियाद, यही उम्र है तुम्हारी शादी करने की। कप स्टैंड पर उल्टा लटकाया और उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर नरमी से उसको कोहनी से थामा। उनके हाथ गीले थे। ज़ियाद की शर्ट का आस्तीन भीगने लगा। जब शादी करनी होगी बता दूंगा अम्मी। वो बेजार नहीं हुआ, बस हल्की से कंधे उचका दिए। शादी के लिए अच्छी जॉब का होना ज़रूरी है। आवाज़ पे दोनों चौंके। नज़र उठा के देखा। लाउंज में बैठे सुल्तान साहब चेहरे से किताब हटा के तंजिया बोल रहे थे। इनकी मौजूदगी से वो दोनों अक्सर यूं ही लाताल्लुक़ हो जाते थे। मेरी जॉब अच्छी है। अबू ज़ियाद की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। कीबोर्ड पे भी उंगलियां नीचे गिर गई। मार्केटिंग एजेंसी की चंद धर्म की जॉब। ओ हाँ, कौन अपनी कैरियर ओरिएंटेड बेटी देगा तुम्हें? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो कोई और बात भी थी। इनका फ़ोन बजने लगा तो वो तलखी से सर झटकते हुए बाहर निकल गए। ज़िया सुल्तान की मुठ्ठियाँ भीज गई। बेबसी से इन्हें जाते हुए देखा। तभी एक गीला हाथ उसके कंधे पे आया, रुका तो वह चौंका। वो इसके साथ खड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। इनको इग्नोर करो बेटे, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बस आपकी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं है। ज़ियाद ने गहरी सांस ली, लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की और फिर संजीदगी से इन्हें देखा। कभी कभी मुझे इनकी मोहब्बत पे शक होने लगता है। छोड़ो इनको। अच्छा ये देखो, ये तस्वीर शम्स ने भेजी है। उन्होंने चार्जिंग पे लगा मोबाइल उठाया। वो तार समेत खींचता हुआ सामने आया और गीली उंगली से स्क्रीन छुई। सामने एक तस्वीर खुल गई। सबरीना, इसका पता भेज रही हूँ। एक्सीडेंट लगना चाहिए, ताकीद करते हुए चंद बटन दबाए। ज़्यादा सर हिलाती और अपनी स्क्रीन वापस खोले। वो तस्वीर वहाँ मुंतकिल हो चुकी थी। वो ज़ेरे बड़बड़ाते हुए उसका पता पढ़ने लगा। फिर माँ को देखा तो चौंक गया। वो अब अपने मोबाइल पर कुछ उसे दिखा रही थी। एक चेहरा, माशरे की खूबसूरती के मियार के मुताबिक परफेक्ट चेहरा। गोरी सफ़ेद रंग, गुलाबी रंगत, सुनहरी सब्ज़ आंखें, पुरकशिश मुस्कुराहट। ये कशमाला है जिसका मैं भी जिक्र कर थी। ज़िया सुल्तान के चेहरे पे कुछ गुस्सा गया। ये मुझे पसंद नहीं करेगी अम्मी। आप एक दफ़ा हाँ कर दे बेटा, आपकी माँ के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुस्कुरा के मैंने खैस अंदाज में कहते हुए उन्होंने मोबाइल स्क्रीन भिजा दी। ज़ियाद ने सर झटका। मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहता। मुझे कोई वजीफ़ा, कोई दम, कोई जादू नहीं करवाना इस पे। अम्मी, अगर किसी को मेरी ज़िंदगी में आना है तो उसे मुझे खुद से पसंद करके आना होगा। उसका लहजा अटल था। श्योर। वो मुस्कुरा के वहाँ से हट गई। ज़ियाद के जाने के बाद उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, फिर से अंदर से लॉक किया। फिर तेज़ तवाना कदमों से चलती नीचे आई। बेसमेंट में सब कुछ तैयार था, हमेशा की तरह। एक बगली कमरे में उन्होंने लिबास बदला। बाल बखेरे, खून के प्याले से अपने हाथ रंगे, कुछ गदला से जिस्म पे लगाए। हर तरफ बदबू सी फैलने लगी। फिर वो अपनी जगह पे चौकड़ी मार के बैठी। इनका चेहरा मुतमईन और पुरसुकून था। सामने एक प्रिंट शुदा तस्वीर रखी थी जिसमें वही सब्ज़ आंखों वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। नगीना बेगम उर्फ सरकार ने मुस्कुरा के इस तस्वीर को देखा, फिर एक बॉक्स में हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो इसमें गुड़िया का पुतला सा था, उसकी आंखें नहीं थी। उन्होंने सब्ज़ मार्कर उठाया और आंखों की जगह पर नुक्ते लगाए। फिर मुस्कुरा के उसे देखा और ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगी। पुतला धीरे धीरे गर्म होने लगा। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ पढ़ते हुए एक सुई उठाई और ऐन पुतले के सीने में गाड़ दी। सैकड़ों मील दूर कुशमाला मुबीन चलते चलते एकदम रुकी। बेख्तियार सीने पर हाथ रख के दोहरी हुई। एक तकलीफ सी उठी थी सीने में। लगता था कि किसी ने दिल में खंजर खोप दिया हो। क्या हुआ माला? मोहित रुक गया। वो माँ की व्हील चेयर खे रहा था। वो सब इब्राहिम खलील रोड मक्का के किनारे चल रहे थे। इनका रुख हरम की तरफ था। जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता था। बस जगह मिल जाए, इन तीनों को जल्दी थी। और अब जब वो दोहरी हुई रास्ते में खड़ी हो गई तो पीछे से आने वाले मोहतरमीन और हाजियों का रास्ता रुक गया। कुछ नहीं, एकदम दर्द हुआ था। तकलीफ इस तरह गायब हुई जैसे कभी पहुंची ना। वो सर झटक के सीधी हुई। इन दिनों की बात है जब वो तीनों इकट्ठे उम्रा करने आए थे। माला, ठीक हो बेटे? माँ परेशानी से उसे देखी थी। उन्होंने सियाह स्कार्फ और अबाया पहन रखा था। माला का अबाया भी इन्हीं के जैसा था, लेकिन गहरा भूरा। जी जी चले। वो मोबाइल पर चेहरा झुकाए फिर से चलने लगी। बेटे कुछ देर के लिए इस फ़ोन को रख दो, हम इबादत करने आए हैं। दुनिया के काम यहाँ काम कहीं नहीं जाते। माँ ने कदरे खुफकी से उसे टोका। मोइन ने व्हील चेयर खेलना शुरू कर दी। माँ वैसे तवाना थी, चल फिर सकती थी, लेकिन इनको होटल दूर मिला था तो इनके फरबी वजूद के लिए रोज़ इतना चलना मुश्किल था। जी बस रखती हूँ। वो स्क्रीन में उलझी हुई थी। एक मसला हो गया है, ओशन में वही हल कर रही हूँ।
अब हरम के सफ़ेद फर्श तक पहुंच चुके थे। किंग फहद गेट सामने था और वो तब भी फ़ोन होठों के करीब किए ऑडियो मैसेज भेज कर वर्कर्स को कुछ समझाए थे। मोइन अफसोस से सर झटका। माला यार कभी काम से ऑफ भी लिया करो। अच्छा पापा, एक मिनट ना। वो कुछ परेशान थी। सीने का दर्द अब का हो चुका था, लेकिन काम के मसले थे कि ख़त्म ही नहीं होते थे। आप लोग चले, मैं आती हूँ। मोहित माँ को लेके आगे बढ़ के वो वहीं बाहर एक जगह पे बैठ गई। अभी अजान नहीं हुई थी। उसे जल्दी जल्दी अपने वर्कर्स को चंद हदायत ऑडियो के जरिए भेजनी थी। वह फ़ोन ऑफ कर देगी। माला एक सरगोशी से सुनाई दी। माला ने चौंक के गर्दन उठाई, दाएं बाएं देखा। कोई उसके करीब से उठ कर गया था। नीले यूनिफॉर्म वाला, शायद वो कोई खाकरोब था क्या। उसने उसे पुकारा। उसने फ़ोन रख दिया और उलझन से खड़ी हुई। वो किंग फहद गेट की दीवार के साथ आगे बढ़ा था। सुनो, उसने पुकारा। कुछ था इसमें, कोई कशिश। वो अब्रू पिंचे उलझन से उसको देखती उसके पीछे चलती गई, यहाँ तक कि वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। सुनो, वो एकदम पलटा और अगले ही लम्हे उसे कोने से थाम कर दीवार की तरफ धकेला, ऐसा कि उसकी कमर दीवार से जा लगी और आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। कक, कौन हो तुम? आसिफ। वो एक खाक करोब था। नीला ट्राउजर शर्ट पहने, सर पर टोपी। उसका चेहरा मोहम्मद था और दाढ़ी सफ़ेद थी। बूढ़े हाथों में रगी उभरी हुई थी। एक उंगली में सब्ज नगीने वाली अंगूठी थी। वो एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन आवाज़ हलक में दब गई। जो सीने का दर्द तुम्हें अभी महसूस हुआ, वो एक सुई का है। उसके अगले अल्फाज ने उसे साकत कर दिया। सीने का दर्द? इसे कैसे? उसने तुम्हारे सीने में सुई छिपाई है, वो सुर्ख आंखों के साथ कह रहा था। एकदम बहुत सा खौफ माला को खेने लगा, लेकिन उसकी गिरफ्त भारी थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो एक आदमी है, उसके पास तुम्हारी तस्वीर है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुम्हें खुद को बचा रहे थे। तुम कौन? अल्फाज हलक से नहीं निकल पा रहे थे। बूढ़े हाकरोब ने उसकी कोहनी छाड़ दी। एक आदमी है, उसके पास तुम्हारी तस्वीर है। वो अपनी बात दोहरा रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेती उसे देखेगी। क्या हुआ? करीब में किसी औरत ने उसे पुकारा। वो डर के उसकी तरफ मुड़ी। यह आदमी वापस देखा। अब वहाँ नहीं था। वहाँ आसपास दूर तक नीले यूनिफॉर्म में कोई नहीं था। यहाँ एक आदमी था। नहीं बेटा, उम्र खातून ने सियालकोटी लहजे में कहते हुए तरहम से उसे देखा। तुम खुद से बात कर रही थी, तबीयत ठीक है? वो औरत क्या कह रही थी उसने नहीं सुना। वो तेज़ी से आगे गई। चंद लोगों को उठाया। अजान की आवाज़ बुलंद होने लगी। सबको जमात में जगह लेने की फ़िक्र थी। हरम शरीफ में यही सबसे बड़ी फ़िक्र होती है। वहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वो कितनी ही देर उसे तलाश करती रही, लेकिन वो वहाँ नहीं था। अलबत्ता उसकी कोहनी पर उसके हाथ का दबाव हनूस महसूस किया जा सकता था। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। जब तक वो माँ के पास है, उसका जिस्म बुखार की लपेट में आ चुका था। उसने बस बैग नीचे रखा और वहीं सब्ज़ कालीन पर उनके साथ दोहरी होकर लेट गई। फ़ोन अब भी जूं जूं कर रहा था, लेकिन उसका सर भारी होता। माला बेटे, क्या हुआ? माँ ने प्यार से झुककर उसके सर पर हाथ फेरा। उसने जवाब नहीं दिया। आंखें बंद कर ली। उसे इबादत करनी थी, उसे दुआ मांगनी थी, लेकिन उसे शदीद नींद आ रही थी। नींद, मायूसी, बेचैनी, तमाम जज्बों ने एक साथ हमला किया था। सिटिंग रूम में शाम की मुनासबत से जर्द लैम्प चले थे। विंग चेयर पर बैठे माली फरीद का चेहरा हमेशा की तरह जज्बात से आ रहा था। सामने कोच पर बीरबल बैठा था, दोनों हाथों में सर गिराए। घुंघराले बाल कोने में बांधे, कोने में रबेल शम्स बरजमान थी। खुले बाल, कानों में एयरिंग्स पहने, गर्दन में मोतियों की लड़ी। इनके ब्लेयर्स को देखकर लगता यूँ महसूस होता था कि जैसे अभी ऑफिस से आई हूँ। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बहुत देर बाद बीरबल ने चेहरा उठाया तो उसकी निगाहें शिकवे से भरी थी। क्यों, तुम आके क्या काले थे? माली फरीद का लिजत सर था। वो मेरा भाई है मालिक, मैं उसको समझाता। तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा है। खिड़की के साथ खड़ी ज़ारा ने झरझरी ली। उसके चेहरे पर तलखी थी। माहिर हमेशा से गुस्से वाला। वो गुस्सा नहीं था, वो साइकोस की एक एपिसोड थी, बल्कि कई एपिसोड। उसने अपनी हाउस हेल्प को भी मारने की कोशिश की है। मैं बीच में ना आती तो उसे कत्ल कर देता। उसने नफ़ी में सर हिलाए। बीरबल ने अफसोस से उसे देखा। तुम सिर्फ अच्छे दिनों में माहिर का साथ देती हो, जैसे इस पर मुश्किल वक्त आई तुम यही करती हो। जवाबन ज़ारा तेज़ी से कुछ कहने लगी। दोनों की बहस किसी जंग की तरह छिड़की। तभी माली फरीद का मोबाइल बजा। वो उठ के बाहर आ गए। हेलो मिस्टर फरीद। फूले सांस के दरमियान बोलने वाली आवाज़ किसी लड़की की थी। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे माहिर के बारे में बात करनी है। और तुम कौन हो? वो बागीचे में खड़े खड़े बात कर रहे थे। सबरीना, माहिर की सेक्रेटरी लड़की। अगर बेल ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे माहिर के बारे में बात करनी है। वह साइकोस का शिकार नहीं है। ओके डॉक्टर सबरीना, आपके ख्याल में उसके साथ क्या मसला है? तन से पूछा। वो पोजेस्ड है। माली फरीद के अबरू तन के चेहरे पर बहुत सी नागवारी फैली। स्टूपिड औरत, ऐसी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती। अब मुझे फ़ोन मत करना। मोबाइल रख के उन्होंने सर झटका। वो बागीचे में तनहा खड़े थे। बीरबल और ज़ारा की बहस की आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। माली के माथे की तेवरियाँ मजीद चढ़की। तेज़ कदमों से वापस अंदर की। तुम क्या पूछ रहे थे? इनकी गशदार आवाज़ पे लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। ये कि मैंने उसे कंपनी बोर्ड से हटा के साइकेट्रिस्ट वार्ड में क्यों एडमिट करवाया? वो वहीं खड़े खड़े दृष्टि से पूछ रहे थे। कोई कुछ ना बोला। मुझे तुम्हारी माँ के साथ एक नापसंदीदा नज़र अबेल पर डाली। टीम अप होने का कोई शौक नहीं है। मैंने ये सब माहिर की भलाई के लिए किया। तुम यहाँ नहीं थे भी जब माहिर ने सारे ऑफिस के सामने अपनी सेक्रेटरी को मारने की कोशिश की थी। ये शम्स का सर फाड़ा था, मगर यूं से उसको हेल्प चाहिए। माली फरीद की आवाज़ गुस्से से कांपती हुई आवाज़ बुलंद हुई। ये साइकोस है। उसे
हेलुसिनेशंस हो रही हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। सारा ऑफिस उसका गवाह है। उसको वो सब शायद याद भी ना हो, लेकिन ज़ारा और मैं पिछले 2 माह से इस घर में रह रहे हैं। वो नींद में चिल्लाता है, चीखें मारता है, उसको दौरे पड़ रहे थे। बीरबल ने लब आपस में बेफिस गाली, वो कुछ नहीं बोल सकता था। मैं कासिम के बाद इस फैमिली का सरबराह हूँ। चाहे तुम दोनों मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे चचा कहो, कुछ फैसले हैं जो मैं इस खानदान के लिए करूँगा भी और कंपनी के लिए भी। उनका चेहरा शिद्दत गैर सुर्ख था और वो बुलंद आवाज़ में कह रहे थे, हमारा बिजनेस एतबार पर कायम है। एक दुनिया कासिम फरीद की ज़ुबान पर एतबार करती थी, लेकिन माहिर ने सब बर्बाद कर दिया। उसने क्लाइंट पर हमला किया, हमारी साख तबाह हो गया। अगर माहिर कंपनी में रहता तो कोई हमारे साथ काम करने को तैयार ना होता। उसको वार्ड में दाखिल करवाने का मकसद ये है कि जब वो तंदुरुस्ती का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आएगा तो दुनिया उस पर फिर से एतबार करने लग जाएगी। क्या वो वाकई बाहर आ सकेगा? बीरबल की आंखों में महूम सी उम्मीद उभरी। अगर हम उसे वार्ड में दाखिल ना करवाते तो मुख्तलिफ लोग उसके खिलाफ चार्जेस फाइल करके उसे जेल भेज देते। तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा काबिल कबूल है, साइकेट्रिक वार्ड या जेल? उसी गुस्से से पूछ रहे थे। बीरबल ने सर झुका दिया। जेल में एक तवील अरसा गुजारने के बाद यह मालूम होता है कि वह साइकोस का शिकार है। तभी उसे अदालत का हामिज थी। ज़ाहिर है ज़ेनी अमराज के अस्पताल में मैंने उसी काम को तेज़ किया है। मालिक में बीरबल की आवाज़ धीमी थी, लेकिन वो इसे नहीं सुन रहे थे। और वो दूसरी वजह तुम्हारी माँ को आरजी सीईओ मुंतखब करवाने की ये है कि अब इसी नापसंदीदी से राबिल को देखा, ताकि माहिर को ये मालूम हो जाए कि मुझे फ्रीद होल्डिंग पर कब्जा नहीं करना। मैं जीएम था, हूँ और रहूँगा। ये ओहदा मुझे मेरे भाई ने दिया था। मुझे इससे ऊपर की ख्वाहिश है, ना कोई मुझे इससे नीचे ले जा सकता है। मैंने राबेल को माहिर की सीट इसलिए दी क्योंकि अब वो राबेल को देख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे पास मदद के लिए आई थी। मालिक राबेल की आवाज़ गुस्से से कांपी। चेहरा एहसास तो इनसे सुरखा। मालिक फ्री सच बात कहने से नहीं डरता। इनकी गरजदार आवाज़ मजीद बुलंद हुई। तुम मेरे पास आई थी अपने शोहर के खिलाफ मदद मांगने, लेकिन उसने एक दफ़ा फिर तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा ली। इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस सीट को हासिल करने के बाद तुम्हें अपने शोहर का सी चेहरा दिखाई देगा, जब वो लीच बहाने बहाने से तुमसे मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत करवाएगा। राबेल के चेहरे पर बहुत से रंग उभरे। तुम हमेशा शम्स को गलत। मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ राबेल। मैं तुम्हें हाथ से पकड़ के इस टॉक्सिक शादी से नहीं निकाल सकता। कोई किसी औरत को इसकी टॉक्सिक ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता जब तक कि वो खुद अपनी लड़ाई ना लड़े। ये तुम्हारी लड़ाई है, इसे तुमने खुद लड़ना है। मैं सिर्फ तुम्हें शम्स की असलियत दिखा सकता हूँ, इसके तमाम टार्चर के बावजूद जिसे तुम मेकअप से कवर करती हो। तुम्हें गलत फहमी है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। बिलाहर तुम खुद देख लोगी कि उसने तुमसे सिर्फ कासिम फरीद की दौलत के लिए शादी की थी। वो अभी तक चौखट में खड़े बरस रहे थे और राबेल की आंखें शिद्दत तौहीन से भीग चुकी थी। रहा शम्स, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसके हाथ कुछ लगने दूंगा। तुम्हारे इख्तियारात बहुत महदूद हैं राबेल। और तुम मालिक, माहिर तुम्हें माफ़ कर देगा? ज़ारा बीरबल बेख्तियारी ने देखने लगी। मालिक के बर्फ़ जैसे चेहरे पे एक साइड से गुजरा। वो मुझे माफ़ कर देगा। उनकी आवाज़ कदरे पस्त थी। उसने आज तक अपनी माँ को माफ़ नहीं किया, तुम्हें कैसे करेगा? राबाइल के चेहरे पर जख्मी सा तंज उभरा। अंगूठियों वाले हाथ से आंसू साफ कर उठ खड़ी। मैं यहाँ नहीं रह सकती बाबा, मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए। ज़ारा भी सर झटक के तेज़ी से बाहर निकल गई। बीरबल ने बस एक जख्मी नज़र बाहर जाती ज़ारा पर डाली और उसके पीछे लपका। तुम हमेशा यही करती हो ज़ारा, तुम बचपन से अब तक उसके पीछे जाते हो, गुस्से से कह रहा था। आवाज़ें मध्यम होती गई। वो अब तनहा खड़े थे। छोटे छोटे कदम उठाते विंग चेयर तक आए और उस पर गिर गए। चंद गहरे सांस से आंखों में बहुत सी सोचे, बहुत से तफक्कुर एक साथ उभरा था। धीरे से आहट हुई। मालिक ने चौंक कर चेहरा उस तरफ मोड़ा। वो चौखट में खड़ी थी। उसके उनके घुटने तक आती, लंबे घुंघराले बालों और माहिर जैसी आंखों वाली लड़की। उसके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स था। उनके चेहरे पर एक ताहट फैल गई। इन्हें शम्स की बेटी कभी पसंद नहीं थी। आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी, वो उनकी आंखों में देखकर कह रही थी। कुछ था उसकी आवाज़ में, कुछ ऐसा जिसमें बचपना ना था, कुछ पुरस्रास है। मैंने माहिर की हर बात वो तलखी से गोया हुआ, लेकिन उस लड़की की बात जिसने अभी आपको फ़ोन किया था, वो माहिर से मिलने अस्पताल गई थी। उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। वो उनसे लड़ रही थी, इसलिए उसका सांस फूला हुआ था। हलाल पलक तक नहीं झपक कर रही थी। एक सरसी लहर माहिर फरीद की रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सके। इनका फ़ोन स्पीकर पर नहीं था। वह बागीचे में तनहा थे, फिर इसे कैसे? और वो मेरा लॉकेट था, आपने उसको क्यों दिया? अब के हलाल की आंखों में कुछ जताता हुआ था। किसको? वो जहाँ थे वहीं साकत रह गए। हलाल ने जवाब नहीं दिया, बस इन्हीं नज़रों से इन्हें देखती पलट गई। वो कितनी देर वहीं बैठे रहे। फिर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की। सामने ऊपर ऊपर माहिर की सेक्रेटरी का नंबर जगमगाया था। उन्होंने इस पर हाथ रखा, फिर फ़ोन रख दिया। नहीं, वो ऐसी गैर मंतकी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। मौजूदा दिन। आसिफ सफ़ेद बाई वाली लड़की शस्तर खड़ी थी और वो उस चेहरे को पहचानती थी। वो इस इलाकों के मजमे में पहचान सकती थी। ये वही था जो बरसों पहले हरम में उससे मिला था, वो जिसे कोई दूसरा देख नहीं सकता था। आसिफ ने मुस्कुरा के उसे देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और भी था। अफसोस। घर वापस मत जाओ, जाओगी तो फंस जाओगी। घर में फूस नहीं है, वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा। घात लगाए। मैं घर नहीं जा रही, मैं होटल में हूँ। तुम क्या जानते हो? वो टटोलती नज़रों से उसका चेहरा देख रही थी।
वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होकर हाथ लगाए बैठा होगा। आसिफ, तुम और क्या जानते हो वो कौन था जिसके पास मेरी तस्वीर थी? वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होकर हाथ लगाए बैठा होगा। वो एक ही बात दोहरा रहा था। क्या ज़ियाद के पास मेरी तस्वीर थी? उसने ज़ोर से पूछा। तुम्हें पनाह ढूंढनी है क्या? ज़ियाद के पास तुम्हें पनाह ढूंढनी है? उसने कौन चढ़ाई तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो उसके पीछे भागी, लेकिन सामने चंद लोग आ। वो मजमे में गुम हो गया, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। वो वहीं एक दीवार के साथ बैठ गई। जानती थी शर्ता उसे उठा देगा, लेकिन उसका दिमाग जैसे मफ हो चुका था। ज़ियाद के पास उसकी तस्वीर थी। क्या क्या माहिर दुरुस्त कहता था? क्या ये सब एक जादू था? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो घर में हाथ लगाए मुंतज़िर होगा। वो जद्दा के अपार्टमेंट में वापस नहीं जा रही थी, ये तय था, लेकिन आसिफ के अल्फाज उसको खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थे। उसे माली फ़रीद की बात याद आई। क्या ये मुमकिन था कि ज़ियाद उसका ताक़ुब कर रहा हो? उसने खौफ से इतराफ़ में देखा। ये अरम था, अमन की जगह के यहाँ भी उसे मानना थी। सिस्टर किसी ने उसका कंधा झंझोड़ा तो वो बदक के दूर हटी। सामने एक लड़की खड़ी थी, बमुश्किल 14-15 साल की। सामने रंगत खूबसूरत बंगाली ने कुशल बता, आंखों में हरासा सा तासुर था। माला ने बदी के चेहरे पर मुस्कुराहट तारी की। वैसे क्यों डरी? वो इतनी एजी क्यों हो गई है? वो पहले ऐसी ना थी। हमारे घर वाले खो गए हैं। वो उर्दू और बंगला के दरमियान कोई ज़ुबान बोल रही थी। बायस स्कार्फ लपेटे एक पर 7 इंच के सीने से गई वो लड़की खौफज़दा दिखाई देती थी। मुझे जाना है, सॉरी। वो घड़ी पर वक्त देखती तेज़ी से उठ खड़ी। उसे हरम में बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे अंधेरा होने से पहले जद्दा वापस पहुंचना था। गो कि ये एक महफूज तरीन शहर था, लेकिन इसे घबराहट हो रही थी। आसिफ के अल्फाज जहन में गूंजे थे। वो वापस जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर एक मंजर जहन के चुबारों से बाहर आया और आवाज़ों पर छाने लगा। डेस्क पे बैठी घुंघरैले बालों वाली लड़की चेहरा उठा के उम्मीद से उसे देख रही थी। माला रुकी, पलट के इस बंगाली लड़की को देखा। वो आंखों में आंसू लिए इतराफ़ में इंसानों के समुद्र को देख रही थी। क्या वो इसको यहाँ छोड़ के जा सकती थी? हलाल, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। ये कहना आसान था, लेकिन क्या पीछे छुड़वाना इतना आसान था? उसके कदम वापस उठने लगे। दिमाग और जिस्म दोनों ने मुखालफत की, लेकिन आज दिल की मर्जी चलनी थी, और जब दिल अपने करने पे आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। वो उस लड़की तक आई और नरमी से उसके हाथ थामे। इट्स ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास फ़ोन है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। आंसू गिरने लगे। सिर्फ ये? लड़की ने कार्ड निकाल के दिखाया। वो एक होटल का कार्ड था। अक्सर ग्रुप में लोग आए ऐसे ही कार्ड रखते थे। लड़की की गर्दन में डोरी से उसका अपना कार्ड भी लटक रहा था, जिस पर उसकी तस्वीर, शनाख्त और उम्रा ग्रुप का नाम लिखा था। कितनी देर हुई? 1 घंटा शायद। फिर वो कुछ और कहने लगी, लेकिन उसकी ज़ुबान माला की समझ में नहीं आ रही थी। दिमाग ने अंदर से झंझोड़ा। तुम्हें देर हो रही है माला, चलो यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस वाली शर्ता के हवाले करती हूँ। मैं तुम्हें होटल पहुँचा देगा। वो उसका हाथ था, मैं उसे एक तरफ ले आए। माला, तुम्हें यहाँ से निकलना है, अगर ज़्यादा तुम्हारा पीछा कर रहा हुआ हो तो। शर्ता का मसला वही था जो हरम में तैनात अरबों का अमूमी मसला था। वो अंग्रेज़ी में नाबलद था। वो हर बात पर जाओ मऊ याला कहते था, और वो उसको वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। माला, तुम्हें देर हो रही है। वो उसका हाथ था, मैं बैरूनी गेट की तरफ जाई थी। उसने लड़की का हाथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो 15 मिनट की वॉक के बाद इब्राहिम खलील रोड पर बने एक होटल तक पहुँचे। यही है, यही है, लड़की चहकी। वो इसके साथ लापता कई बाहर मगरिब की अज़ान हो रही थी। खैर है, अंधेरा हो भी गया तो क्या था? ये मक्का था, यहाँ कोई औरत किसी औरत को हरास नहीं कर सकता था। तुम यहाँ अपने घर वालों का इंतज़ार करो। नमाज के बाद उसने बच्ची को सोफे पे बैठाया। अब उसे जाना था, लेकिन उसके उठते ही बच्ची फ़ौरन से परेशानी से खड़ी हो गई, उसका हाथ जकड़ लिया। नहीं जाओ प्लीज़, मुझे जाना है। उसने बदिक्कत इसरार किया, लेकिन वही नहीं भीगी बंगाली आंखों से उसे देखी गई। माला ने गहरी सांस ली। ये तय था कि उसको तनहा छोड़ के नहीं जा सकती थी। ओके तमाम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वहीं सोफे पे बैठ गई। होटल में लोग आ जा रहे थे। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई और बाहर फैलता अंधेरा गहरा होता गया, लेकिन मक्का की रौनक अंधेरे के बाद भी वैसी ही थी। ये शहर सारी रात जागता था। एकदम लड़की चहकी उठी। माला ने चौंक के देखा। वो गहरी सांस लबों से निकली। दाखिली दरवाजे से एक ग्रुप दाखिल हुआ था। इसमें सबसे आगे एक रोती हुई बंगाली औरत थी। वो भागती हुई आई और इस लड़की से लिपट गई। साथ खड़ा मर्द माथे पर हाथ रखे बंगला में कुछ कह रहा था। शायद ये कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। वो जो इतनी परेशान हो थी, यह हरम था। यहाँ लोग खोई हुई चीज़ें ही तो तलाश करने आते हैं। यहाँ खुदा भी मिल जाता है तो इंसान कैसे खो सकता था? जब तक उसकी माँ ने चेहरा उठाया, वो लड़की जिसने उसकी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया था होटल का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल चुकी थी। बंगाली औरत ने ममनून नज़रों से दरवाजे को देखा और उसकी आंख से पानी का एक मोटा सा कतरा नीचे गिरा। वो कतरा ज़मीन पर गिरते ही उसमें जज्ब हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। वो ज़मीन के अंदर तैरने लगा, किसी मरकरी की गेंद की तरह। वो ज़मीन की मुख्तलिफ तहों में सफ़र करता गया। उसने बहुत से सहरा अबूर किए, लेकिन वो सूखा नहीं। उसने बहुत से समुंदर अबूर किए, लेकिन वो फ़ना नहीं हुआ। बादलों पर उड़ रहा, जंगलों में जस लगा के दौड़ता गया, यहाँ तक कि वो लाहौर के एक पुराने बने रहायशी बंगले तक काम पहुँचा। इस बंगले के लाउंज में तख्त में नगीना बेगम टेक लगाई बैठी थी। इनको बुखार आ रहा था और इंदिरानी इनके सरहाने बैठी इनको दिवा दे रही थी। इन दोनों ने छुप के वो कतरा ज़मीन पर रेंगता गया, यहाँ तक कि वो नगीना बेगम के कमरे के दरवाजे के दर से नीचे से अंदर दाखिल हुआ। दुबई के फ्लैट के बरक्स, जहाँ इनका आस्थाना बेसमेंट में था, इस घर में इनका सब कुछ इनके कमरे में था।
कतरा कदम कदम चलता इनके कमरे में दाखिल हुआ और सीधे एक अलमारी की होल से अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरे में एक बॉक्स रखा था। इसके ताले के सुराग से कतरा अंदर सरायत कर गया, यहाँ तक कि वो इसमें रखी गुड़िया तक पहुँच गया। इस गुड़िया के दिल में एक साथ कई सुइयाँ पेवस्त थी। हर गुजरते महीने इन सुइयों में इजाफा होता गया था। इसके सारे वजूद के धागे गिर्द धागे लिपटे थे और इन स्याह धागों में मोटी मोटी गिरें लगी थी। वो 4 साल की मुसलसल मेहनत और अमल के बाद मैच्योर होने वाला जादू था, लेकिन वो कतरा एक एक करके इन सुइयों पर चलने लगा, ऐसे कि वो सुइयाँ उसके साथ खुलती गई जैसे शीशा पिघलता है। बारी बारी सुइयाँ पिघलती गई और धागों की गिरें ऐसे जल के भस्म हो गई जैसे वो तेज़ाब का कतरा हो। बिलाखिर गुड़िया आज़ाद हो गई और तब वो कतरा फना हो गया। पहुंचाता जाने वाली बस में सवार थी। सर शीशे से तकाई, उसने आंखें बंद कर ली थी। शायद वो सो गई थी। बस को जैसे झटका आया, वो एकदम चौंक के जागी। बेख्तियार सीने पर हाथ रखा। कुछ था, कुछ महसूस हुआ था, कुछ गीला था, जैसे किसी ने कुछ गर्म गर्म मंडेला हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। माला ने सर झटक दी। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांसें। ऐसे लगा जैसे बरसों बाद कंधों का बोझ छलका हुआ। उसे जैसे मालूम था कि उसे क्या करना है। उसे ज़ियाद को कॉल करनी थी, उसे ज़ियाद से बात करनी थी, उसे कोई फैसला करना था। वह मज़ीद उसके साथ नहीं रह सकती थी। बस उसके होटल से चंद मिनट की वॉक पर रुकी। वो नीचे उतरी। होटल सामने था, स्ट्रीट के किनारे पर। चंद कदमों का सफ़र था। चंद जन से गुजरती गाड़ियों के सिवा हर तरफ रात की तनाई थी। जद्दा मक्का की तरह ना था, यहाँ रात ऐसे नहीं जागती थी। अलबत्ता वो अब खुद को गैर महफूज तस्वुर नहीं कर रही थी। वो पुरसुकून थी। और इसी पर किसी ने पीछे से उसके सर पर कुछ दे मारा। दर्द की एक शदीद लहर उठी और उसकी लबों से कराह भी ना निकल सकी। हर तरफ अंधेरा छा गया। नशाताशी की इस बेकरी के बाहर रात फैली थी। स्ट्रीट पर हंसते मुस्कुराते सियाहों और शहरियों का रश दोनों सिमतों में बह रहा था। शीशे की दीवार के साथ एक मेज़ पर बीरबल बैठा था। सामने चाय की प्याली रखी थी और वो उसको देखता किसी गहरी सोच में गुम था। फिर उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। बोलो मालिक की एक तहट भरी आवाज़ गूंजी। मुझसे गलती हो गई है। बेपशेमानी से उसने चेहरा झुका दी। सिर्फ एक, उस रोज़ जो मैंने तुम्हें कहा। उसने तराबी अंदाज में बालों में उंगली से कि माला से रास्ता ख़त्म कर दो। मुझे ये कहने का हक़ नहीं था, कतई नहीं था। क्या तुमने भी उससे रास्ता ख़त्म कर दिया? मैंने ज़िंदगी में पहले कभी तुम्हारी बात मानी है भी? बीरबल बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत सा बोझ कंधों से उठा। हमें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या वो ठीक है? शायद। बीरबल की मुस्कुराहट हल्की हुई। उसने बेचैनी से पहलू बदला। क्या मतलब शायद? उसे मेरी साफ़गोई पसंद नहीं आई। वो अभी अपने शोहर से अलहदा होने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसकी अक्ल में भी अभी तक वापस नहीं आई? बीरबल को गुस्सा आने लगा। उसका शोहर एक सर्टिफाइड कातिल है और वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं और तुम क्या कर लेंगे? बीरबल ने हैरत से फ़ोन को खोला। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपने बोर्ड दिल के बावजूद माला की परवाह है। तुम फिल्में देखने के शौकीन हो बीरबल, और मैं फिल्में नहीं देखता। मैं तुम्हें अब सच्चाई बताता हूँ जो इस दुनिया में अज़ल से अब तक रहेगी। तुम फिल्में देखने की शौकीन हो बीरबल, और मैं फिल्में नहीं देखता। उसकी आंखें बहुत बोझल थी, जैसे इन पर मनोवजन है। माला ने पलकें झपकाई। एक नीम तारीख छत दिखाई दी। फ्लॉस सीलिंग स्पॉट लाइट्स जो बुझी हुई थी। मंजर धुंधला सा था। मैं तुम्हें अब वो सच्चाई बताता हूँ जिस दुनिया में अज़ल से अब तक रहेगी। वो कोनी का सहारा ली उठी, लबों से करा निकली। वो किसी शख्स से के ऊपर लेटी थी या शायद बैठी थी। उसने हाथ से टटोला। आंखें बार बार बंद हुई थी। शायद किसी दवा का असर था। वो कहाँ थी? और वो सच्चाई ये है कि कोई किसी को नहीं बचा सकता। हर इंसान ने खुद को खुद बचाना होता है। उसने दाएं बाएं देखा। गर्दन मोड़ने से दर्द करती थी। इसके नीचे कालीन था और वो दीवार के कोने में बैठी थी, शायद जैसे गिरी हो। बदिकत वो सीधी हुई गहरे गहरे सांस लिए। तुम उसको नहीं बचा सकते, ना मैं उसको बचा सकता हूँ। ये कौन सी जगह थी? वो इस कालीन को पहचानती थी। वो इस फॉल सीलिंग वाली छत को पहचानती थी। ये उसका अपार्टमेंट था, जद्दा वाला अपार्टमेंट। हमारे गलत फैसले, हर बार रेड फीलिंग नज़रअंदाज करना, बाज़ दफ़ा हमें ऐसे गड्ढे में गिरा देते हैं जिससे कोई रहाई नहीं होती। कशमाला मुबीन चौंक के सीधी धुंधली बसारत के पार देखा। ये कमरा ये ज़ियाद का होम ऑफिस था। वो कमरा जिसमें ज़ियाद सुल्तान उसे कभी दाखिल होने नहीं देता था। वो लड़ाई, हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। उसे घड़े से इसे खुद निकलना होता है। वहाँ एक कोने में बुक शेल्फ रखा था। सामने एक स्टडी टेबल और उसकी एक तरफ कुर्सी। वो इसी कुर्सी पे बैठा था, टांग पर टांग जमाए वो उसे देख रहा था। माला के हलक में कुछ अटका। आप किसी औरत को उसकी टॉक्सिक शादी से नहीं निकाल सकते जब तक कि वो खुद इससे ना निकलना चाहे। उसने पलकें झपकाई। मंजर मजीद वाज़ेह। वो उसे देख रहा था। उसका चेहरा वैसे ही था, लेकिन आज कुछ बदला हुआ था इसमें। आप किसी मज़लूम को जुल्म से नहीं बचा सकते जब तक कि वो जालिम का हाथ ना रोके, खुद जालिम का हाथ ना रोके। वो चेहरा आज खूबसूरत नहीं था। वो एक आम सा इंसान का आम सा चेहरा था, गुस्सा भरा चेहरा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसका दिमाग धीरे धीरे जागने लगा। ये इस दुनिया की तल्ख सच्चाई है, यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं आता। ज़ियाद हलक से खराब गले जैसी आवाज़ निकली। उसने जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह देखता रहा। खौफसा माला को अपनी लपेट में लेने लगा। मैं तुम्हारी माँ की लड़ाई इसके लिए नहीं लड़ सकता था। ना तुम या मैं माला की लड़ाई उसके लिए लड़ सकते हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने बेयकीनी से दाएं बाएं देखा। वो कमरे के कोने में गठरी की मानद बैठी थी। बाल चेहरे के गिर्द बिखरे थे। सर के पिछले हिस्से में गोमर सा बन गया था जो मुसलसल दर्द का था। गैस करो मुझे क्या मालूम हुआ? ज़ियाद की तेज़ नज़र उसके अंदर तक उतरी थी। उसकी आवाज़ भी
उसके चेहरे जैसी बदली थी। उसके पास बहुत से मौके थे इस घर से निकलने के, लेकिन मालिक ने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। उसकी अपनी चॉइसेस है। क्या तुम उसकी मदद भी नहीं करोगे? मालिक बीरबल को जैसे शिकवा। मैं नीचे स्टोरेज लाकर रूम तक गया, कुछ सामान उठाने। जानती हूँ मैंने वहाँ क्या देखा? एक सरदाई कश्माला की रीढ़ की हड्डी में दौड़ के उसका सांस रुकने लगा। करूँगा, लेकिन तब जब वो अपनी मदद खुद करेगी। मैंने देखा कश्माला के वहाँ से एक शापर गायब है, तुम्हारी माँ की फ्लैश लाइट वाला शापर। वो धीरे से उठा, बेख्तियार पीछे होने लगी। आंखों में खौफ धरा, एक ऐसा खौफ जो कुदरत ने हर इंसान, चरिंद परिंद, हैवान के अंदर रखा है। जब वो किसी प्रीडेटर को देखता है तो ऐसे ही पीछे की तरफ सिमटता है। इसका एक ही मतलब है कि कोई वहाँ आया था। वो कदम कदम चलता करीब आ रहा था। माला का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। जो शख्स खुद को अपनी मदद ना करे उसकी मदद खुदा भी नहीं करता। मैं तो फिर एक इंसान हूँ। बीरबल खफरीद खामोशी से सुनता रहा। तुम्हारी फिल्मों में ऐसा होता है, बीरबल के मजलूम को बचाने के लिए उसकी परवाह करने वाले सारे लोग पहुंच जाते हैं। हकीकत में ऐसा होता तो दुनिया की कोई औरत फेमिसाइड, औरतों के कत्ल का शिकार होकर मारी ना जाती। क्या गलत आदमी से शादी करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी ऐसी भयानक सज़ा मिले? मालिक, मैंने कहा ना कि हर फैसला मुकम्मल दुरुस्त या मुकम्मल गलत नहीं होता, मगर ये हर फैसले के साथ नताइज जुड़े होते हैं और इन नताइज के साथ रहना पड़ता है। किस्मत। इसका एक ही मतलब है कि कोई वहाँ आया था। वो कदम कदम चलता करीब आ रहा था। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। ज़्याद में आवाज़ लड़खड़ा गई। जिसम ऐसे मफलूज था जैसे कभी हिल न सकेगा। तुमने वाकई सोचा था कश्माला मुबीन कि तुम मेरी जासूसी करोगे और मुझे मालूम नहीं होगा? वैन उसके सामने आ रुका, बिना पलके जब गए उसे देख रही थी। क्या मालूम हुआ तुम्हें सबसे? उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। कक्का कुछ नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो अकलाई। ज़ियाद ने आंखें बंद करके माथे का जो छुआ। वो जान क्या था कि वो जान गई है। ज़ियाद, मुझे कुछ नहीं मालूम। खौफ उसके सारे वजूद को अपनी लपेट में ले चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? वो उसके सामने पंजों के बल बैठा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और मलाल भी। ये वो आदमी नहीं था जिससे उसने शादी की थी, ये कोई और था। मैंने हर नेमत तुम्हारे सामने रखी, तुम्हें काम करने की आज़ादी दी, तुम्हारे पर घर की जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला। मैं अच्छा शोर बनना चाहता था, लेकिन तुम वो गुराया था। तुमने मेरी कदर नहीं की, बस आकर से उसका चेहरा देखी थी। वो चेहरा नहीं था जिसको वो जानती थी। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से दूर आ बचा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ना चाहा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने एकदम पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। माला के लबों से एक चीख निकली, लेकिन चीख का गला घुट गया। उसे अपने दोनों हाथों से ज़ियाद का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी। मर्द और औरत बराबर पैदा नहीं किए गए। तुम्हारी हर ख्वाहिश के आगे मैंने सर झुकाई, लेकिन तुमने क्या किया? वो उसकी गर्दन पीछे से दबोचे कह रहा था। गर्दन के साथ बाल भी उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। ज़ियाद, छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो खांसी, उसको सांस नहीं आ रहा था। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हारे ज़रा से तजस्सुस ने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़ियाद, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ज़ियाद ने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। सांस का रास्ता बहाल हुआ। वह एक हाथ दीवार पर रखे दोहरी हुई गहरे गहरे सांस लेने लगी। तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँगा? वो वहाँ से उठा और वापस कुर्सी की तरफ बढ़ा। वो अभी तक तेज तेज सांस ले थी। जिसम सहम गया था। उसमें उठ के भागने की हिम्मत न थी। दिमाग भी उसको थम जाने का मशवरा दे रहा था, लेकिन दिल आज़ाद था। तुम एक कातिल हो। ज़िया सुल्तान के कदम वहीं रुके। वो वापस उसकी तरफ घूमा। वो गर्दन पर हाथ रखे चेहरा उठाए उसे गुलाबी पड़ती आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, वहाँ नफरत थी, गुस्सा था। ये वो चेहरा नहीं था जिससे ज़ियाद ने शादी की थी। क्या कहा तुमने? उसका चेहरा गैज़ से स्याह होने लगा। तुम, उसका तनफ़्फ़ुस अभी तक तेज़ था, तुम एक कातिल हो। वो ख्वाब गले जैसी आवाज़ से घुराई। ज़िया सुल्तान जहाँ था वहीं जम गया। तुमने मेरे ऊपर सहरे इश्क किया था। माला की आंखों में तपश सी तनफ़्फ़ुर था। सहरे इश्क? उसके होंठ धीरे से हिले। वो तुम थे जो मेरा पीछा करते थे, या तुम्हारे जनात? वो तुम थे जिसके पास मेरी तस्वीर थी? तुमने कुछ किया था मेरे ऊपर? उसने खुद को किसी जख्मी परिंदे की तरह चलाते सुना। मुझे सबने कहा ज़िया तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन तुम कह रही थी। वैसे कभी तुम नहीं कहती थी। वो साक़ित तो जामिद खड़ा जैसे नमक का मुजस्मा हो। तुमने मुझे ट्रैप किया था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। तुमने सारा खेल तरते दिया। तुमने झूठ बोला कि तुम अपनी किसी कज़न से शादी कर रहे थे। उसे खांसी आई, तनफ़्फ़ुस अब कतरे बेहतर हुआ, मगर आंखों की नफरत हर पल बढ़ रही थी। सब तुम्हारा ड्रामा था। तुमने मेरी इनसिक्योरिटीज़ को निशाना बनाया। तुमने मुझे खौफ का शिकार किया, वरना ये कैसे हो सकता था कि मैं समर खाला की बात ना मानूं, मैं माही की बात ना सुनूं। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी ज़ियाद। वो भीगी आंखों से उसे देखती नफ़ी में सर हिलाए थे। हाथ सुरख पड़ती गर्दन पर था। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी ज़ियाद। लेकिन उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी, तुमसे ज़्यादा मुझे किसी इंसान से नफरत भी नहीं हुई। ज़ियाद का चेहरा स्याह पड़ता गया। वो अभी तक हिल ना सका। तुम एक हारे हुए इंसान हो ज़िया सुल्तान। तुम्हारी सारी ज़िंदगी एक फरेब है। तुम सिर्फ एक साइकोपैथ कातिल हो। ज़ियाद ने बेख्तियार कुर्सी के साथ रखा कुछ उठाया। वो उस शेर को पहले भी देख चुकी थी। वो जानती थी वो क्या है। वो एक पूरी चमड़े की बैट थी, लेकिन अभी वो इसे नहीं देख रही थी। वो ज़ियाद की आंखों में देख रही थी। मुझे मारना चाहती हो तो मारो, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रही तो ना मैं इस घर में रहूँगी, ना तुम्हारी ज़िंदगी में। वसुर बबू का चेहरा लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। माला ने आंखें बंद कर ली। वो दोनों कोनियाँ एक्स की सूरत में अपने चेहरे के सामने निकालने सारे खौफ दम तोड़ गए थे। उसका दिल आज़ाद था।
कैफ़ के कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की में रखे पौधे अदम तवज्जो के बायस मुरझाए हुए लग रहे थे, या शायद वो उसकी गुफ्तगू को सुन रहे थे जो तवील मेज़ के किनारे बैठे 3 अफराद में हो रही थी। माहिर सरबराही कुर्सी पर बरजमान सामने रखे कागजात देखता मुसलसल 2 उंगलियों से दाहिनी कनपट्टी मसल रहा था। उसका चेहरा संजीदा था और खामोश। दाएं हाथ बैठी शबनम दोनों हाथ हिलाती ना खुशी से कुछ बता रही थी। इन्वेस्टर पैसा खींच रहे या डेडलाइन तक प्रोजेक्ट कैसे, माहिर फिर जैसे उसको नहीं सुना था। कागज़ों पर लिखे नंबर अपनी कहानी यहाँ बताए थे। क्या हुआ अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया? तो बीरबल बेजारी से ऊंचा सा बोला तो दोनों ने चौंकों से देखा। वही कुर्सी पर बैठा उसे दाएं बाएं घुमाता हाथ में पकड़े गेंद को ऊपर नीचे उछाल रहा था। बीरबल, तुम्हारी एक बेकरी भी है ना जिसे तुम्हें चलाने की ज़रूरत है? शबनम ने बहुत ज़ब्त से उसे मुखातिब किया। तुम चाहती हो कि मैं अपने क्राइसिस में घिरे भाई को छोड़कर बेकरी पे चला जाऊँ? उसे बहुत अफसोस से शबनम को देखा। मैं सिर्फ सुस्त और काहिल हूँ, खुद गर्ज नहीं हूँ। हाँ, मैं से सर झटका। फिर गेंद ऊपर चली। वो जैसे ही नीचे आई, बीरबल के चेहरे के जावी बिगड़े। उसने शीशे के पार किसी को देख लिया था। आ गई विटामिन। आपको इस केस से जल्द अज जल्द निकलना है बाहर बे, वरना मुश्किल अपने पैरों पर खड़ा होने वाला कैफ फिर से ढह जाएगा। शबनम अपनी चीज़ें उठाते हुए तशवीश से कही थी। माहिर ने जवाब नहीं दिया, इसी तरह बैठा रहा। शबनम बाहर निकली तो वो अंदर आई। माथे पर सन ग्लासेस लगाए, उसका चेहरा संजीदा था। लेदर ब्रीफ केस पर मेज़ पर रखा और जब बोली तो चेहरे पर ज़माने भर की फिक्रमंदी थी। माहिर बे, बुरी खबर है। आप कभी अच्छी खबर के साथ आई हैं विटामिन हानम? और फिर से गेंद ऊपर नीचे उछालने लगा। सूजी ने बिगड़ के उसे देखा। प्लीज़ इस मैन चाइल्ड से कहें ये यहाँ से चला जाए, मेरा मूड पहले ही ख़राब है। बीरबल फरीद के सर पर लगी तबला बजी। गेंद दबोच के वो तेज़ी से खड़ा हुआ। वट मैन वट क्या कहा? उसका चेहरा सुर्ख हुआ। बेबसी से माहिर को देखा जो अभी तक इन दोनों से बेनियासा। मैन चाइल्ड, मैंने कहा मैन चाइल्ड। वो चबा चबा के कहती ब्रीफ केस खो रही थी। वो अभी तक खड़ी थी। मैं बता रहा हूँ माहिर अफंदी, ये लड़की मालिक के कहने पर किसी खुफिया एजेंडे पर यहाँ आई है। फिर उसने पैर पटका और तनफन करता बाहर निकल गया। सूजी ने अफसोस से उसे जाते देखा। आपको भी ये लगता है कि मैं यहाँ खुफिया एजेंडे पर आई हूँ? नहीं, माहिर फरीद ने नरमी से उसे कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे यकीन है। सुजैन एक लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। तुमने मुझे कहा था कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन नहीं, एक तीसरा ऑप्शन भी है जो मालिक ने तुम्हें बताने के लिए कहा होगा, लेकिन इतने दिन से तुम इस बात का जिक्र नहीं कर रही क्योंकि तुम चाहती हो कि। वो उसे बगौर देखते हुए सोच सोच के गया था। सुजैन ने बहुत सा थूक निकला कि पहले मैं तुम पे एतबार करूँ, मैं नहीं करूँगा, इसलिए तुम मुझे तीसरा ऑप्शन बता सकती हो। पहले यह देखिए। उसने गहरी सांस ली, चंद प्रिंट आउट्स बैग से निकाल कर सामने रखे। माहिर की नज़र इन पर पड़ी तो वो चौंका। पुलिस कमिश्नर को नया एविडेंस मिला है। वो तेज़ी से सीधा और कागज़ उठाए। मेरे पुलिस सोर्स के मुताबिक आले नवाज के नाखूनों के नीचे से डीएनए दरियाफ्त हुआ है। उसकी लाश अभी तक मोहरिक में है। वो हैरान हुआ, फिर चौंकों से देखा। ये डीएनए कातिल का हो सकता है। अगर कातिल का होता तो पहले मिल जाता। इतने दिन बाद मिलने का यही मतलब है कि किसी ने इसे वहाँ प्लांट किया है। माहिर के लबों से गहरी सांस खारिज हुई। उसने कागज़ दिली से परे डाल दिया। हमने जज को खरीदा और उन्होंने लैब के फोरेंसिक एनालिस्ट को। डीएनए का रिजल्ट 24 घंटे से बेहतर घंटे में आ जाएगा। इतना वक्त क्यों लगेगा? 90 मिनट में आ जाना चाहिए। तुर्की है। क्राइम लैब वाले काफ़ी सुस्त हैं। वो जानबूझकर रिजल्ट में ताख़ीर करेंगे और असल खाते से ज़्यादा पैसे थे आएंगे। लेकिन टेस्ट रिजल्ट आते ही वो ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए जज के पास जाएंगे। अगर डीएनए आपका निकला तो ज़मानत मनसूख हो जाएगी। मैं जेल नहीं जाऊँगा। उसके चेहरे पर बरहमी है। ज़मानत मनसूख होने के बाद हमें पहली तारीख 6 माह बाद की मिलेगी। हम 6 माह में हम भरपूर मेहनत करके इस केस का रुख बदल सकते हैं। हम तमाम मुलव्वस अरकान की गवाहों को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं। 6 माह बहुत होते हैं तमाम सबूत अपने हक़ में करने के लिए। अदालती कार्रवाइयों में ऐसा ही होता है। लेकिन ज़मानत मनसूख होने की सूरत में मुझे 6 माह तक जेल में रहना होगा। उसके सारे हिसाब तन गए। यह आपका पहला ऑप्शन है। और मेरा आखिरी ऑप्शन क्या है? औकात खाना। वो टेक लगाए बैठा बगौर उसे देख रहा था। ये वो ऑप्शन है जो मालिक बे ने दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त यही बेहतरीन ऑप्शन है। सुजैन ने अल्फाज जोड़े, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पड़े, यही कि मैं वापस लंदन चला जाऊँ। उसके होंठों पर एक ज़रदा सी मुस्कुराहट बिखर गई। सूजी ने गहरी सांस ली। उस बात में सरल लिया। ज़मानत मनसूख होने से पहले आप मुल्क से निकल जाए और अगले 5-6 माह लंदन में गुजारे। हम आपकी बीमारी का रिकॉर्ड दाखिल करवा देंगे। अगली पेशी पर आप वापस आ सकते हैं। तब तक हम केस का रुख अपने हक़ में बदल चुके होंगे। ये तुर्की है, यहाँ ऐसे ही होता है। उसने गहरी सांस ली और सर सीट के पुश से टका दिया। फिर कमर पर जोर देकर सीट को पीछे किया, फिर आगे फिर पीछे। निगाहें छत पर थी और कुर्सी ऊपर नीचे झूल रही थी। मैंने बरसों पहले मालिक से कहा था कि मैं इस शहर में वापस नहीं जाऊंगा जहाँ से मुझे निकाला गया था। आपने वो शहर खुद छोड़ा था क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझ पर एतबार करना छोड़ दिया था। आपको साइकोस के दौरे पड़ते थे। मालिक बे ने वही किया जो आपके हक़ में बेहतर था। ठीक है, इनका प्लान बहुत पेचीदा था। वह एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन वो सिर्फ आपकी भलाई चाहते थे। मायने इस बात में सर हिलाई। वो हनूज छत को देख रहा था। क्या आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं? मैंने इसे बरसों पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं इस पर तबाह नहीं कर सकता। आपको अपना सोचना है, इनका नहीं। इस वक्त बेहतरी इसी में है कि आप इस मुल्क से गायब हो जाएं। आपका नाम अभी किसी वाच लिस्ट में नहीं है। आप आराम से पहली फ़्लाइट पकड़ कर यहाँ से निकल सकते हैं। उसने जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से छत को देखता रहा। मैं मालिक से क्या कहूँ? वो हर रोज़ मुझसे पूछते हैं कि माहिर राज़ी हुआ या नहीं।
वो गौर से उसे देख रही थी। ये उसका गिल्टी कॉन्शियस है जो मुझे वापस लाना चाहता है। अपना सोचे माहिर भी, आपको इस मुल्क से आज़ादी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट आपके पीछे भी चलता रहेगा, मैं सोचूंगा। एक सगवार मुस्कुराहट सोजी के लबों पर बिखर गई। वैसे अगर आप मालिक पे एतबार नहीं करते तो मुझे हायर क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किसी नाअहल वकील को मेरे पास नहीं भेजेगा। भाई शबनम के डेस्क पर बैठा बीरबल इसी तरह गेंद हवा में उछाल कर कैच गया था। शबनम ने कंप्यूटर से नजर उठाकर नापसंदीदी से उसे देखा। तुम्हारे बरअक्स दूसरे लोगों को काम करने होते हैं, हालांकि तुम्हें अपने बॉस पर नजर रखनी चाहिए। शबनम ने आंखें छोटी की और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा। सोजी दरवाजे से निकल रही थी। तुम्हारा और उस वकील का बहुत अच्छा कपल बनेगा। चेक कर लेना कि वो कहीं कमिटेड तो नहीं, वरना तुम तो हमेशा ही अवेलेबल होते हो। बीरबल का चेहरा गुलाबी हुआ, पैर पटक के उठा और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। क्या कह रही थी बेटा? मैंने हानम तजस्सुस से उसका बुरा हाल था, तेजी से कुर्सी खींची। बीरबल फ्री। माहिर ने गौर से उसको देखा। इस लड़की के बारे में सोचना भी मत, वो तुम्हारी टाइप नहीं है। बीरबल का मुंह खुले का खुला रह गया। व्हाट? तुम कहा ना सोचना भी मत? उसके अंदाज में वाज़ेह तंबी थी। तमाम मैं समझ सकता हूँ। बीरबल ने हाथ उठा दी। बतौर मेरे भाई तुम मुझे किसी लड़की से दूर रहने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो वो मेरे हक में अच्छी साबित नहीं होगी। वो सरसरी अंदाज में कह रहा था। माहिर ने आंखों की बत्ती छोड़ के उसे देखा। हाँ, और इसीलिए कि तुम स्टूपिड हो। इससे पहले कि बीरबल खफा था, उसका मोबाइल थरथराया। मैसेज देखते ही गहरी सांस लबों से खारिज हुई। वो ठीक है? उसने जैसे सुकून का सांस लिया। कौन? माहिर ने सवाल अब उठाया। माला, मुझे उसकी फ़िक्र थी। वो वापस मोबाइल जेब में डाला था। मैंने उसे सुबह कॉल की थी, लेकिन उसने नहीं उठाई। अभी उसने मुझे मैसेज किया है कि वो ठीक है, वो अपने शौहर के साथ नहीं रह रही, किसी होटल में है, और ये कि अभी वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती है, यानी मैं उसे तंग ना करूँ। बीरबल के जाने के बाद माहिर ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन रोशन की। वहाँ कोई कॉल या मैसेज ना था। उसने माला की चैट को ली। अब वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं देख सकता था। क्या उसने उसे ब्लॉक कर दिया था? उसने माहिर को तब भी ब्लॉक नहीं किया था जब उसे मालूम हुआ था कि वो कैफ नहीं माहिर है। क्या उसकी बेजारी इस हद तक बढ़ चुकी है? उसने सोजी का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाया। तुम दुरुस्त क्या आई थी? मुझे अपने लिए कोई फ़ैसला लेना है। उसने खुद को कहते सुना। मालिक से कहो कि मैं इसके मुल्क मलका के मुल्क वापस आने के लिए तैयार हूँ। अपार्टमेंट के लॉन्ग रूम में बैठा ज़िया सुल्तान ने नक लगाई। कश्मारा मुबीन का मोबाइल उठाई। बारी बारी तमाम चैट्स को रिप्लाई कर रहा था। बीरबल को जवाब देकर उसने फैमिली ग्रुप खोला जहाँ खामोशी थी। मैं कुछ दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर जा रही हूँ, फ़ोन ऑफ करके काम पर फोकस करूँ। पैगाम लिख के भेज दिया। वही तैयार से टाइप कर रहा था। एक स्पेलिंग माला के अंदाज में। माला अक्सर ऐसे करती थी। काम पे तवज्जो देनी हो तो डिजिटल डिटॉक्स पर चली जाती और सारी सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर देती। आर यू ओके? अब्दुल मालिक फरीद की चैट में ताज़ा पैगाम चकमका रहा था। पीछे से चैट खाली थी। यकीनन माला ने डिलीट कर दी थी। ज़ियाद के अब्रू भेज के। फिर वो जवाब लिखने लगा। वो ठीक है और कुछ दिन की तन्हाई चाहती है। फिर उसने माहिर फरीद की चैट ढूंढी। वहाँ माहिर के नाम से एक ही नंबर महफूज था, बरतानिया के कोड वाला नंबर जो बरसों से माहिर की मलकियत था, लेकिन उसकी चैट डिलीट शुदा थी। ज़ियाद ने नंबर ब्लॉक कर दिया। अंदर ज़ियाद के होम ऑफिस के बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। वह सिंक पर साथ रखे आईने के सामने खड़ी थी। बाल उलझे हुए दाएं बाएं बिखरे थे। गर्दन पर लकीरों की सूरत में नील पड़े थे। एक आंख बुरी तरह सूजी हुई थी और उसके नीचे सुर्खी माइल नीलाहट थी। नाक की बस में स्याही में आयल निशान, होठों पे जमा खून। फिर उसने धीरे से कंधे से शर्ट धकेली। वहाँ बहुत से निशान थे। कंधे, कमर, उसका सारा जिस्म दर्द का था, मगर ये निशान ऐसे निशान जो लिबास में छुप जाया करते थे। वो चल हमें वहीं खड़ी खुद को देखती रही। फिर नाल खोला, थैली में पानी भर के चेहरे पर डाला। जलती आंखों को ठंडक मिली। ठंडे जख्मों को जलन पहुंची। फिर दीवार का सहारा ली। उसका सारा जिस्म दर्द से टूट रहा था। बदिक्कत वो बाहर आई। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह दरवाजे तक आई और उसे खटखटाया। एक दफ़ा, दो दफ़ा, इतनी दफ़ा के बाजू दर्द करने लगे। उसने इसी नढाल अंदाज में गहरे से गहरे सांस लिए। वो कदम कदम चलती दीवार को पकड़े अपने इसी कोने में आ गई। फिर वो नीचे बैठती कि सर दर्द से फट रहा था। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी हाथ में ट्रे थी और चेहरा सपाट था। झुक के ट्रे माले के सामने फर्श पर रखी। इसमें चावल थे, ऊपर चिकन भी। ये उसका सऊदी अरब में फ़ेवरेट खाना था। ज़िया सुल्तान ने उसका फ़ेवरेट खाना ऑर्डर किया था। अलबत्ता स्यात न कांटा था न चम्मच। वो इस वक्त कोई हथियार उसके हाथ में नहीं दे सकता था। वह खामोशी से खाने को देखती रही। वक्त पीछे चला गया था। वह एक शादी से लौटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वहाँ उसके चेहरे की एक्ने को निशाना बनाया गया था। इसीलिए उसके लिए इन आंटी को रिश्ता नहीं भेजा था। उसकी सारी ज़ात सवालिया निशान बन गई थी। वो ऊपर स्टूडियो में बंद हो गई थी। वक्त भी खाने के लिए बुलाती रही, लेकिन वो नहीं आई। फिर माँ ने खुद ट्रे थामी और सहज सहज के जीने चढ़ती दीवार का सहारा लेती ऊपर आई। दरवाजे के बाहर ट्रे रखी। खुद भी बदिक्कत वहाँ ऊपर जीने पे बैठ। खाना खा लो बेटे, खाने से क्या नाराज़ी? वो घुटने ज़मीन से कई जता के अपार्टमेंट के खाने कैद खाने में बैठी खाने की ट्रे को देख रही थी। तुम सेहल की शादी पे थे। उसकी नज़रें भूरे चावलों पे जमी थी। ज़ियाद अब कुर्सी पर बैठ चुका था। लेकिन मुझे याद नहीं। माही कहती है क्यों याद नहीं? तुमने कुछ किया था मेरे ऊपर, किसी वजह से तुमने मुझे वो वाक़या भुला दिया। माँ कहती थी शैतान चीज़ें भुला देते हैं। वो गीली आवाज़ में बोल रही थी, थोड़ी घुटने पर टिकाए, नज़रें प्लेट पर मरकूज थी। सबरीना तुम्हारी मंगेतर नहीं थी, वो एक झूठ था जो तुम बरसों से बोलते आए थे।
एक सॉब स्टोरी, ताकि मैं तुम पर तरस खाऊं। मुझे चीज़ों को, इंसानों को, अपने बहन भाइयों को, सबको फिक्स करने की आदत थी। मैंने माँ को भी फिक्स करना चाहा। मैं अपने घर का फिक्सर थी। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें भी फिक्स कर दूँ, लेकिन फिर उसने नफ़ी में सिर हिलाया। लेकिन कोई औरत किसी मर्द को फिक्स नहीं कर सकती। कोई इंसान बदल नहीं सकता। जो बदलते हैं वो अपने लिए बदलते हैं। तुम्हारे पास मौका था, वो बोला तो उसके अंदाज में शिकवा था। तुम मोहब्बत से मेरी इस्लाह कर सकती थी, तुम मुझे बदल सकती थी, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी कशमाला। तुम्हें अपने बहन भाई, इस्तांबुल ट्रिप से अपने काम की परवाह थी, और इनकी जिन्हें तुम फैमिली फ्रेंड्स कहती हो। अंदाज में तंज आए। माला ने गीली आंखें उठा के उसे देखा। वो सब तुमसे बेहतर थे ज़ियाद, वो सब ठीक थे, मैं गलत थी। ज़िया सुल्तान के माथे की रगें बिंच गई, चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, लेकिन वह नडर सी कह रही थी। माहिर भी ठीक कहता था, तुम मुझे हर्ट करोगे और तुम मुझे बुरी तरह हर्ट करोगे। देखा था मैंने, वो तुम्हें कॉल्स कर रहा था कहीं देर से। माला ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है? वह खौफज़दा नहीं थी, उसके चेहरे पर सिर्फ अफसोस था। मैंने माहिर सईद को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वह ऐसा कुछ सोच सके। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। तुमने उसे इस केस में फंसाया है ना? वो इसी तासुब से उसे देख रही थी। आवाज़ हल्की थी। गिल्टी एज चार्ज्ड। ज़िया सुल्तान ने सर को खम दिया। बिल्कुल संजीदा था। और मुझे यहाँ कैद करके क्या करोगे? मेरी यादाश्त मिटा दोगे या मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगे? फिर अफसोस से नफ़ी में सर लाया। मैं तुमसे तलाक लूँगी ज़ियाद, मैं तुमसे तलाक लूँगी। एक एक लफ्ज़ जोर पर जोर दिया। तलाक एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है कशमाला। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। वो अपनी जगह से उठा, जेबों में हाथ डाले, कमरे में टहलने लगा। तलाक लेके तुम कहाँ जाओगे? अपने घर? वो मुईद ऐसे बेच देगा जैसे उसने बाग बेचा था। तुम्हारे ख्याल में मैं नहीं जानता? वो तन से हंसा। मोहित के घर में तुम्हारे लिए अब जगह नहीं होगी, क्योंकि अब वहाँ तुम्हारी भाभी है, और वो मुझे औरत ऐसी नहीं लगी मुझे जो तुम्हें बर्दाश्त करेगी। तुम्हारे पास पाकिस्तान में ना कोई घर होगा ना कैरियर। तलाक याफ्ता औरत का अकेले रहना तुम माशरे की बातें नहीं सुन नहीं सकोगी। वो घुटने सीने से लगाई दीवार से लगी बैठी उसे देख रही थी। तुम लोगों से नहीं मिलोगी तो वो तुम्हारे बारे में बातें करेंगी। मिलोगी तब और ज़्यादा बातें करेंगे। वो कहेंगे कि ससुराल के बगैर इंडिपेंडेंट घर मिला था कशमाला को। बाहर का मुल्क था, फिर भी कशमाला नहीं रह सकी। घर न बसाना सकना एक बहुत बड़ा फेलियर है। तुम सारे ख़ानदान में एक फेलियर बन जाओगी। वो दाएं से बाएं चक्कर काटा था। माला की आंखें फिर से बिकने लगी। तुम्हारे घर के मुलाजिम तक तुम्हें तरस से देखेंगे। एक ऐसी औरत जिसके शोहर ने उसे छोड़ दिया। कोई नहीं यकीन करेगा कि तुमने मुझे छोड़ा। सब कहेंगे कि मैंने तुम्हें तलाक दी। उसने बंद आंखें बंद कर ली। गर्म आंसू आंख पर गिरने लगे। तुम 30 की उम्र को पहुंच रही हो। तलाक के बाद खूबसूरत से खूबसूरत औरत को भी सारे मर्द दस्तियाब समझने लगते हैं, जैसे वो अब इसके काबिल हो गए हैं। मोटे बद्दे मत, बदसूरत मत, शादीशुदा मत, कंगाल मत। कोई इस औरत की इज्जत नहीं करता जैसे उसके शोहर ने छोड़ दिया। उसने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन ज़ियाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उसकी आवाज़ का गला नहीं घोंट सकती थी। तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तलाक याफ्ता औरतों से कोई शादी नहीं करता। करता भी है तो सारी उम्र जूते की नोक पर रखता है। पिछले मर्द के ताने देता है। ज़िया सुल्तान के नाकाम के नाम का धब्बा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। स्टॉप इट। वो जोर से चलाए, लेकिन वो कह रहा था। तुम अपनी कहानी जिसको भी सुनाओगी वो यकीन नहीं करेगा। तुम्हारी बात पे कोई पाकिस्तान में क्या यहाँ भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि औरतें झूठी होती है, झूठ मूठ के जख्म बना लेती हैं। इनकी सारी उम्र अदाकारी करते गुजरती है। तलाक का एक बहुत भारी लफ्ज़ है कशमाल बिन, उसका लहजा तन से भरा। इसीलिए अब तुम यहाँ बैठ के सोचो कि किस में खसारा कम है। तलाक जैसा भारी लफ्ज़ अपना के खौफज़दा बढ़ती हुई औरत की तरह ज़िंदगी गुजारना, या अपने शोहर के साथ इज्जत से ज़िंदगी गुजारना, चाहे तुम्हें वो शोहर कितना ही नापसंद क्यों ना हो। उससे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। माला ने सर घुटनों पर रख दिया। हर तरफ अंधेरा था। सारी आवाज़ें खामोश हो गई थी। सारी जंगें दम तोड़ गई थी, जिस्म की, दिमाग की, दिल की। ज़िया सुल्तान दोबारा कमरे में आया तो वो इसी तरह कोने में बैठी थी। अलबत्ता उसकी आंखें खुश थी। उसने सामने रखी ट्रे देखी, वो खाली थी। वो खाना खा चुकी थी। ये पहली दफ़ा था जब उसने कैद में खाना खाया था। वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठा और टांग पर टांग मारी। क्या फ़ैसला किया? उसका चेहरा संजीदा था। उसने ज़ख्मी चेहरा उठा के ज़ियाद को देखा। मैं तलाक नहीं लूँगी। वो सारे फैसले कर चुकी थी। ज़िया सुल्तान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन हम पाकिस्तान वापस जाएंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे घर में रहूँगी, ताकि वो गवाह रहे और तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे। वो मुस्कुरा दिया। अब कि उसके चेहरे पे एक तासुर भरा जो पहले वहाँ नहीं था। ढेरों पशेमानी का तासुर। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था। उसकी आवाज़ धीमी होगी। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, ये गारंटी तुम मुझे दोगे? तुम जो गारंटी मांगोगी मैं दूंगा। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। घर वहाँ उसे लगती है आंखों से ज़ियाद को देखती दीवार का सहारा लिए उठ खड़ी है। और बेफिक्र हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। एक जख्मी जताती हुई नज़र उस पर डाली, फिर दीवार को टटोल कर थामे कदम कदम बाथरूम के दरवाजे तक बढ़ने लगी। दरवाजे तक पहुंच के वो रुकी, जैसे चक्कर आ गया। और ज़ियाद बगौर उसे देख रहा था। तुम ठीक हो? तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो फंगारी पे दरवाजे का सहारा लिए अंदर दाखिल हुई। सामने वॉश बेसिन पे लगा आईना उसका अक्स दिखा रहा था। पीछे चौकन्ने से खड़े ज़ियाद का अक्स भी नुमाया था। वो सिंक पर दोनों हाथ रखे झुकी, आंखें बंद कर ली। कशमाला वो चौंक के उसके सामने है। वो इसी तरह दोहरी हुई खड़ी थी, आंखें सख्ती से मीच रखी थी। कशमाला वो जैसी करीब है वो एकदम पड़ ली और कुछ ज़ोर से उसके सर पे दे मारा। वो हैंड टॉवल का लोहे का रिंग था।
ज़िया सुल्तान इस हमले के लिए तैयार ना तो वो एकदम बौखला के पीछे हटा, लेकिन दीवार का सहारा लेते लेते भी वो नीचे गिर गया। अगले ही लम्हे वो बाहर भागी। चौखट एक जस्ट में अबूर की, जिस्म की सारी तवानाई टांगों में हाथों में समा गई थी। ज़ियाद माथे पर हाथ रखे नीचे गिरा हुआ था। कोनी का सहारा लेकर वो चलाता हुआ उठने लगा, लेकिन वो बुलशेफ के करीब आए। आस्किया का बना हुआ बुलशेफ इतना भारी न था जितना देखने में लगता था। उसने पूरी कुव्वत से नीचे शेल्फ को धक्का दिया। इससे पहले कि ज़ियाद उठता, बुलशेफ धड़ाम से उसके ऊपर आन गिरा। शीशे के चनाके से टूटने की आवाज़ आई। बहुत सी किताबें धड़ाधड़ उस पर जा गिरी। हल्की लकड़ी के चंद तख्ते टूट गए और उसके बोझ तले ढह गए। तुमने ठीक कहा था, वाला के बाद चला। ये लकड़ी का एक टूटा हुआ तख्ता है। सारी औरतें अदाकाराएँ होती है, झूठी अदाकारें। वो ज़िया सुल्तान के सर के करीब रखी, उसके माथे से खून बह रहा था। वो चला रहा था, उसका निचला धड़ बुश शेल्फ के नीचे फंस चुका था। तुमने ठीक कहा था, औरतें झूठ मूठ के जख्म बना लेती। पूरी कुव्वत से उसने लकड़ी का तख्ता ज़ियाद के सर पे दे मारा। वो ज़ोर से चीखा, कश्माला, मुझे निकालो। खून उसकी कनपटी से नीचे गिरा था, मगर बिखरे बालों ने को चेहरे वाली लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जो हाथों से अपने ऊपर से टूटा शेल्फ हटाने की कोशिश कर था, वापस जाएगा, तख्ता भी टूट गया। तुमने दुरुस्त कहा था, तलाक एक बहुत भारी लफ्ज़ है। वो पंजों के पल नीचे झुकी, उसके जख्मी चेहरे के करीब फिर धीरे से सरगोश की, लेकिन एक लफ्ज़ ही तो है। ज़ियाद ने आंखें खोली, बेबसी और गुस्से से उसे देखा। उसकी टांग फंस चुकी थी। उसने हाथ बढ़ा के उसकी गर्दन तो पोंछनी चाहिए, लेकिन वो तेज़ी से पीछे होगी। अगले ही लम्हे वो बाहर की तरफ भागी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो पीछे से चला रहा था। उसने दरवाज़ा बंद के जल्दी से उसे लॉक किया। लॉन्ग रूम में रखा पर्स और मोबाइल उठाया, सर चकरा रहा था। बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन आज उसे नहीं गिरना था। आज उसे हिम्मत करनी थी। वह तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। लॉबी का बटन दबाया तो देखा हाथों पर खून लगा था। लिफ्ट के आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया। खून वहाँ भी था, लेकिन इस वक्त उसे परवाह न थी। रिसेप्शन पर बैठा नौजवान उसे देख के बुखला के उठा। 1919 को कॉल करो। हालांकि पल चलाई। चंद लोगों ने मुड़ के उसे देखा। वो जहाँ थे वहीं रुके। कोई 1919 को कॉल कर सकता है क्या? लंबे बालों वाली लड़की, जिसकी टी शर्ट आधी खून से भरी हुई थी और चेहरा नीलो नहीं था। हालांकि बल चला के कहती थी। एक साथ बहुत से मोबाइल्स पर नंबर मुल्बिक से लगा। 1919 डोमेस्टिक अब्यूज़ की हेल्पलाइन थी। वो सफ़ेद दीवारों पर चमकते टाइल्स का फर्श था। वहाँ आई कुर्सी पे बैठी थी, कंधों के गिर शाल लपेटे, आइस पैक एक हाथ में पकड़े, चेहरे के किसी पर बार बार लगाई थी। आँख नीचे से सूजी हुई, नील का रंग अब जामनी पड़ चुका था। बाल पोनी में बंधे थे, माथे और थोड़ी पर टांके लगे थे, हाथ में भी पट्टी थी। दरवाज़ा खुला तो बुरी तरह चौंकी। आइस पैक हाथ से गिरते गिरते बच्चा, फिर वो संभल गया। एक वर्दी में मलबूस ऑफिसर अंदर आया था। उसके साथ एक स्काफ वाली खातून ऑफिसर भी थी। माला ने सर को सलाम में जम बैठी। मर्द ऑफिसर सामने अपनी चेयर पर बैठा, खातून माला के दाएं हाथ खाली कुर्सी पे। कैसी हैं आप? वह शाइस्तगी से अंग्रेजी में गोए। बेहतर हूँ। उसने स्पाट चेहरे से सर को चमचते। एक दफ़ा फिर आई, सॉरी इस सब के लिए जो आपके साथ हुआ। वो हाथ बहम फंसाए आगे को हुआ। सऊदी हुकूमत घरेलू तशद्दुद को बहुत संजीदगी से लेती है। ऐसे शोहर को न सिर्फ जुर्माना दिया जाता है, बल्कि जेल भी जाना पड़ता है। क्या पुलिस को मेरा शोहर मिला? वो बेताबी से पूछ रही थी। नहीं, जब तक पुलिस वहाँ पहुंची आपका शोहर अपार्टमेंट में नहीं था। आस्किया का बुलशेफ एक मर्द को ज़्यादा देर तक गराए नहीं रख सकता। स्टोरेज यूनिट वो बिना पलके झपके उसे देख रही थी। वो भी खाली था। ऑफिसर ने कंधे उचकाए। ज़िया सुल्तान अपने सामान समेत गायब हो चुका है। उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स तक कहीं इस्तेमाल नहीं किए, ना ही उसने अपने पासपोर्ट पर कोई सफ़र किया। वो अगर शहर में भी है तो कहीं छुपा है। माला ने आइस पैक रख दिया। तकलीफ जैसे बढ़ गई थी। आपका सामान हमने होटल से पिक करवा लिया। खातून ऑफिसर ने नरमी से उसके कंधे पर रखा। वो एकदम डर के चौंकी, फिर तेज़ी से संभलिया। नामहसूस अंदाज में अपना कंधा पीछे किया। ऑफिसर ने हाथ नीचे गिरा दिया। अब आप क्या करना चाहती है? उसने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। मेरे पास क्या ऑप्शन है? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप ज़िया सुल्तान पर मुकदमा करें। अब आप इलेक्ट्रॉनिक केस भी फाइल कर सकती हो, घर बैठे इस केस को फॉलो कर सकती है, और हम आपको डोमेस्टिक अब्यूज़ के शेल्टर होम में भेज देंगे। सऊदी हुकूमत आपका खर्चा उठाएगी। अब जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। कैसे क्या होगा? आपके शोहर को सज़ा होगी। अगर आप तलाक लेना चाहें तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अगर नहीं, मैंने इससे हर सूरत में तलाक लेनी है। वो जोर देकर बोली। बिल्कुल, वो जल्दी से बोला। दरअसल घरेलू तशद्दुद के 90% केसेस में फ्रीकैन अपना घर बचाने के लिए सुलह कर लेते हैं। मैं इन 10% में से जिनके लिए घर से ज़्यादा उनकी डिग्निटी अहम है, तमाम। उसने सुलह जो अंदाज में हाथ उठाए, जैसे बहुत एहतियात से बात कर रहा था। बाहर कहीं किसी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। वो फिर डर के चौंकी, जिस्म को झटका लगा। इट्स ओके, अब आप महफूज है। खातून ऑफिसर ने गौर से देखा। सॉरी, वह शर्मिंदाई। वो खौफज़दा नहीं थी। वो जानती थी अब वो महसूस है, बस जिस्म अभी तक क्यों खौफज़दा था कि इसमें क्या होगा। आपको साबित करना होगा कि आपके शोहर ने ही आपको मारा है। क्या मेरे चेहरे से नहीं लगता? उसने बेयकीनी से उसे देखा, फिर खातून ऑफिसर को। और मेडिकुलर लेग रिपोर्ट से? ऑफ कोर्स, लेकिन केस पेचीदा और लंबे होते हैं। ऑफिसर ने बेचारगी से शान उसके। अदालत ज़िया सुल्तान को बुलाएगी। शायद वो आए, शायद वो ना आए। आया तो वो तशद्दुद करने से मुकर जाएगा। वो आप पर फेयर होने का इल्ज़ाम लगाकर डोमेस्टिक अब्यूज़ साबित करना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे केसेस में अमूमन औरतें दोषारोप कर लेती है, लेकिन केस बहुत लंबे लटक जाते हैं। एक हद तक हुकूमत आपकी फ़ालत करेगी, लेकिन आप खारजी हैं। खारजी के कुक ऐसे नहीं है कि उससे बात दूर छोड़ दी। दूसरा ऑप्शन क्या? उसने तेज़ी से बात काटी। वो ये कि हुकूमत आपको वापस ले जाए। गहरी सांस उसके सीने से हारे जाए। और मुझे इसके लिए री एंट्री नहीं चाहिए। नहीं,
इस हिस्से में कवानीन मौजूद हैं और पुलिस के पास आ चुकी हैं। अब आपको वापस भेजना हमारा काम है। एक सुकून सा उसके अंदर उतरने लगा। मैं 5-6 माह शेल्टर होम में नहीं रह सकती, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं वापस जाना चाहूँगी। ठीक है, हुकूमत आपको अपने खर्चे पर सऊदी एयरलाइन की पहली फ़्लाइट से आपको पाकिस्तान भेज देगी। ये ज़्यादा बेहतर है। खातून ऑफिसर उठते हुए बोली, क्या आप घर चले जाएंगे, वरना ऐसे केसेस घर। वो बुरी तरह चौंकी, बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। घर यानी आपका मुल्क पाकिस्तान, वहाँ घर होगा ना आपका। वो बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। साकी जाम, घर वापस मत जाओ, जाओगी तो फंस जाओगी। नहीं, उसने हरासा नज़रों से दोनों को देखा। वो जदा के अपार्टमेंट को घर नहीं कह रहा था, वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। मैं घर वापस नहीं जा सकती, मैं वहाँ फंस जाऊँगी। घर महफूज नहीं है, पाकिस्तान महफूज नहीं है। वो किसी ट्रांस के आलम में कह रही थी। वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा, हाथ लगाए बैठा होगा। वो पाकिस्तान जाएगा, वो वहाँ मेरा मुंतज़िर होगा। तुम्हें पनाह ढूंढनी है, मुझे पनाह चाहिए। उसने बहुत मिन्नत से इनके चेहरे देखे। मुझे एसलम जाना चाहिए। इन दोनों ने खामोश निगाहों से तबादला। सऊदी हुकूमत आपको एसलम पनाह नहीं देगी। हम सिर्फ शेल्टर होम, लेकिन एक मुल्क है जो मुझे पनाह देगा। वो जो हर एक को पनाह देता है, वो जो सारी दुनिया से लोगों को पनाह देता है। उसने तेज़ी से पर्स खोला, कुछ बाहर निकाला। सब पासपोर्ट। माला ने सरस से सफ़े पलटाए, फिर वो एक सफ़े पर रुकी। इस पर चमकता हुआ सुर्खी माइल स्टिकर छपा था और इसने वो सफ़ा सामने रखा और ऑफिसर की आंखों में देखा। मुझे कनाडा जाना है, वैनकोवर कनाडा। उंगली पर स्टिकर पर खेतमी अंदाज में कह थी। ऑफिसर ने पासपोर्ट उठाया और एक नज़र वीज़ा के स्टिकर को देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। जहाँ आपकी मर्ज़ी, उसका पासपोर्ट उठा लिया। एक खारजी का बोझ कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो क्या चाहते थे। शाम बखैर। मालिक पे सूजी शॉपिंग मॉल की राहदारी में चलती जा रही थी। कोहनी पे चंद बैग से और एयरपोर्ट्स कानों में लगे थे। मुस्कुरा के कॉल पर बात करती हुए एक दुकान में दाखिल हुई। क्या अपडेट है सोजी, माहिर का किस बुरी तरह फंसा है, लेकिन इंशाल्लाह हम 6 माह में इसको इस केस से निकालेंगे। हमने सिर्फ अदालत के लिए एक रीज़नेबल डाउट क्रिएट करना है। वो एक कपड़ों के रैक की तरफ बढ़ी और हैंगर से उलट पलट कर देखने लगी। वो मुजरिम नहीं है, इसलिए जल्द या बदेर इस केस से निकला का ये मेरा मसला नहीं है। माहिर अपने अपार्टमेंट के कमरे में अलमारी के सामने खड़ा था। बेड पर एक बैग खुला था जिसमें वो कपड़े तय करके तेज़ी से डाल रहा था। मेरा मसला माहिर है, क्या वह वापस आने की बात सुनने के लिए राज़ी हुआ। ट्रॉली बैग अपने साथ धकेलते हुए बीरबल के कमरे के बाहर रुका। दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। वो ऊंधे मुंह लेटा सो रहा था। माहिर ने कुछ कहने के लिए लब खोली, फिर सर झटक के आगे बढ़ गया। सिर्फ बात सुनने के लिए वो हंसी। मालिक पे वो वापस आने के लिए राज़ी हो गया। वो सर झुकाए, पी कैप पहने एयरपोर्ट पर तेज़ कदमों से चलता जा रहा था। उसका चेहरा स्पॉट था और ट्रॉली बैग साथ था। तुम्हें यकीन है, मालिक फरीद की आवाज़ में इशनबा था। वह ज़्यादा एयरपोर्ट पर 2 ऑफिसर के दरमियान चलती आगे बढ़ रही थी। उसने सन ग्लासेस पहन रखे थे। बाई के ऊपर स्कार्फ था जो वहाँ से पीछे कोड़ रहा था। चेहरे पे एक सर्जिकल मास्क भी पहना हुआ था। वो बार बार दाएं बाएं देखती, यूँ लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। साथ चलते ऑफिसर ने उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। हाफ कोर्स मुझे माहिर ने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो वापस आ रहे हैं। माला बोर्डिंग पास अब काउंटर पर दिखा रही थी। ऑफिसर ने उसे स्कैन किया और अंदर सुरंग में जाने का इशारा किया। सुरंग जहाज़ तक ले जाती थी। उसने एक नज़र पलट कर पीछे देखा। उसके साथ आए ऑफिसर दूर खड़े दिखाई देते थे। वो जख्मी चेहरे के साथ मुस्कुराए। इनको हाथ हिलाए, उन्होंने सर के खम से जवाब दिया। गुजरते हुए इसके चेहरे को रुक रुक कर देख रहे थे। उसने ग्लासेस वापस लगा लिए, मास्क ऊंचा कर लिया। कि माहिर ने तुम्हें कहा कि वो यूके आ रहा है। मारी फरीद ने अपनी बात रही। माहिर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर एगा पास के फास्ट ट्रैक काउंटर पर खड़ा था। कतार खाली थी। उसने गहरा नीला पासपोर्ट सामने बढ़ाया। ऑफिसर ने उसे देखकर अदतन एक गैर ज़रूरी सवाल किया। माहिर अली फरीद, आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि वो आपकी मलका के मुल्क वापस आने के लिए राज़ी है। तुमने स्कूल में जोग्राफिया नहीं पढ़ा था सोजी। पढ़ा था। क्यों। मलका बरतानिया सिर्फ बरतानिया की मलका नहीं है, वो दूसरे चंद ममालिक की मलका भी है। मालिक की आवाज़ में बहुत सा रंज उतर आया, रंज और थकान। माहिर वापस नहीं आ रहा, वो किसी और मुल्क जा रहा है। कहाँ। वो हैरानी। वो मुल्क जहाँ सदियों से यूरोप में जराइम करके भागने वाले लोग पनाह ढूंढते हैं। माहिर अली फरीद, आप कहाँ जा रहे हैं। काउंटर के पीछे बैठा तुर्क ऑफिसर उससे मुखातिब था। वो हल्का सा मुस्कुराई और पी कैप उतार के चेहरा कैमरे के सामने किया। कनाडा। ऑफिसर ने पासपोर्ट वापस किया और आगे जाने का इशारा किया। उसने पी कैप वापस पहनी और आगे बढ़ गया। कनाडा। वो फ़ोन पे चलाई। वो कनाडा क्यों जा रहा है, वहाँ क्या रखा है। शॉप में लोग मुड़ मुड़ के उसे देखने लगे। उसे उम्मीद है कि एक लड़की वहाँ उसकी मुंतज़िर होगी। अल्लाह अल्लाह। सूजी ने बेख्तियार माथे खुरचे। उसकी सारी शॉपिंग का मज़ा करकरा हो चुका था। वो जहाज़ की खिड़की से नीचे जद्दा का समुंदर देख रही थी। अलविदा जद्दा, मैं इस शहर में अब कभी वापस नहीं आऊँगी। वो टांगे लंबी किए, सीने पे बाजू लपेटे आरामदा सीट पे बैठा खिड़की से नीचे इस्तांबुल की स्काई लाइन और मस्जिदों के मीनार देख रहा था। अलविदा इस्तांबुल, में वापस ज़रूर आऊँगा। तसव्वुर पर यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचे। मुबीन मंजिल के ऊपर बनी स्टडी में खिड़की के साथ बैठी थी। उसकी पेंट्स और ब्रशेस आसपास बिखरे थे। कैफ अपना मग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा था जब बिना सोचे समझे माला ने उसे पुकारा। तुम क्या तसव्वुर करते हो। वहीं ठहर गया। कशमाला की तरफ उसकी पूछ थी। मैं। वो धीरे से पलटा। उसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कैफ, जिसे तुम तसव्वुर करते हो। वो चंद लम्हे खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा। यही कि जब वो बोला तो आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। इख्तिताम हिस्सा 2 मक्का।